हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न ईवीएस के मिलने वाले हैं, 10 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं और 10 प्रश्न सीडीपी के मिलने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको तीनों विषयों के 10-10 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। दोस्तों, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, निगेटिव पूछा है, इसलिए आपको निगेटिव ही आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं। तीसरा कह रहा है भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। और चौथा कह रहा है भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है। तो दोस्तों, भाषाई क्षमताओं के बारे में यहाँ पर अगर आप सी ऑप्शन को देखेंगे तो यही सही हो जाएगा कि भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बल देकर कहा जा रहा है कि एक ही क्रम से सीखी जा रही हैं। यह निगेटिव पॉइंट है और आपका प्रश्न भी निगेटिव है, इसलिए आपका यहाँ पर सी आंसर ही सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को डॉट 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 के अवसर प्रदान करे। तो यहाँ पर दोस्तों किस अवसर की बात की जा रही है यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग या अभिनय। तो दोस्तों, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को किसके अवसर प्रदान करे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा प्रयोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। तीसरा प्रश्न है, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रेडियो, टेलीविजन, अंतःक्रिया या फिर परीक्षाएं। तो दोस्तों, भाषाई क्षमताएं जो होती हैं उसका विकास परिवार से होता है, मित्र से, समाज से, परस्पर अंतःक्रिया से होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अंतःक्रिया। चौथा प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही ऑप्शन में टिक करना है। पहला ऑप्शन है भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है, विषय वस्तु का अनुवाद करना है या नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण पर जोर, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों व्याकरण जो होता है वो रिलेट करता है नियम पर। जैसे आपको संधि पढ़ना है तो आप नियम के अनुसार पढ़ेंगे, समास पढ़ना है तो नियम के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसलिए व्याकरण पर जोर जो दिया जाता है वह भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। पांचवा प्रश्न है, भाषा अर्जन होता है जब। कब भाषा अर्जन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब होता है क्या, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, या डी कह रहा है ऑप्शन कि बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो भाषा अर्जन होता है कब होता है, जब बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, क्यों चित्र दिए जाते हैं उसमें। यहाँ पर ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक रंगीन बनाना, या विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, या फिर कहानी को समझना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य यह होता है कि विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं उनको हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को
अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। 7वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, भाषण, अंत्याक्षरी, वाद विवाद आदि डॉट 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 में सहायक हैं। तो अंत्याक्षरी हो गया, वाद विवाद हो गया, गीत, संवाद, भाषण, ये किसमें सहायक हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, या किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। यहाँ पर दोस्तों सहगामी क्रियाएं जो होती हैं जैसे गीत, संवाद, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, ये जो होते हैं इनके माध्यम से हम भाषा और साहित्य को यह समझने में सहायक होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रंगमंच प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या फिर व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि जो है दोस्तों वह है कक्षाभिनय प्रणाली। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षाभिनय प्रणाली में अगर अभिनय करना है नाटक शिक्षण में तो यहाँ पर या तो शिक्षक करेगा या फिर बच्चे करेंगे। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षाभिनय प्रणाली। 9वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लेखन में, या उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है दोस्तों वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों की जो कमियां होती हैं उनको देखकर निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। हिंदी का लास्ट 10वां प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में डॉट 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 में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन हैं ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, या फिर मूल्य निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान निर्माण में, क्योंकि दोस्तों बच्चों के प्रतिदिन के अनुभव से यह जुड़ा हुआ है, यह ज्ञान निर्माण से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब ईवीएस के 10 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर निपेंथीस को आप घटपर्णी के नाम से जानते हैं, पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। यह एक शिकारी पौधा है, मांसाहारी पौधा है। तो इसके विषय में विचार करना है। आपके ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। डी ऑप्शन कह रहा है यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज निकालता है। तो इसमें से आपको सही कथन को छांटना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और अगर बी ऑप्शन को देखें, आपका ए ऑप्शन तो सही है। अगर बी को हम देखें तो इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। तो यह बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सी ऑप्शन की हम बात करें तो सी ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, जबकि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े का नहीं बल्कि चूहों का और मेंढकों का भी शिकार करता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज निकालता है, जबकि यह गलत बात है, वह आवाज नहीं निकालता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड।
तो दोस्तों अगर उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो आपको निगेटिव आंसर ही करना है, ये आपको याद रखना है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है यह वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल देता है। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के संबंध में यही बात सही नहीं है कि यह वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल देता है। आपका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न का हमेशा निगेटिव आंसर ही आपको चूज करना है। चौथा प्रश्न है, आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं। आपके ऑप्शन है गाजर, मूली, टमाटर, आलू, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां या चना मटर। तो दोस्तों आयरन जो होता है वह आयरन ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। ब्लड में लाल रंग किस कारण से होता है, तो ब्लड में लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर हम एक बात करें कि बॉडी में कितने लीटर रक्त होता है, तो बॉडी में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो दोस्तों अगर आयरन के मुख्य स्रोत को हम देखें तो आयरन का मुख्य स्रोत होता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चिराओ नाच कहाँ के लोग किया करते हैं। तो आपके ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों चिराओ नाच की अगर हम बात करें तो चिराओ नाच किया जाता है मिजोरम में। मिजोरम के लोग चिराओ नाच करते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम रासलीला कजरी की बात करें तो यह कहाँ किया जाता है, तो रासलीला कजरी यूपी में किया जाता है। और वहीं पर झूमर गणगौर की बात करें तो झूमर गणगौर राजस्थान से संबंधित है। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, केरल। दोस्तों अगर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, तो मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए चावल के घोल में हल्दी, नील इत्यादि मिलाकर बनाया जाता है। और यह कहाँ बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है बिहार में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या युक्ति है जो कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ सकते हैं। आपके ऑप्शन है किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या फिर कक्षा निर्देशन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होती है वह होती है किस्से कहानियां। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कविता द्वारा या कहानी द्वारा ही बच्चे को रिलेट करके सिखा सकते हैं। आठवां प्रश्न है, केले की फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। तो दोस्तों केले की फूलों की सब्जी की अगर बात करें तो यह बनाई जाती है केरल में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर कचनार के फूलों की सब्जी की बात करें तो कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में बनाई जाती है। और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। नौवां प्रश्न है, एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां को खा सकता है। आपके ऑप्शन है 50 किग्रा, 100 किग्रा, 200 किग्रा या फिर 400 किग्रा। तो दोस्तों एक वयस्क हाथी 100 किग्रा पत्ते व झाड़ियों को खा सकता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम हाथियों की बात करें तो जो बुजुर्ग हथनी होती है वही अपने झुंड का नेतृत्व करती हैं और झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं। ईवीएस का लास्ट और 10वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। आपके ऑप्शन है फाख्ता, शक्करखोरा, बया या फिर कलचिड़ी। तो दोस्तों अगर हम बात करें
कि कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली स्थान में अपना घोंसला बनाती है, तो वह है कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम फाख्ता पक्षी की बात करें तो यह कैक्टस या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। और शक्कर खोरा पक्षी जो होता है वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और वया पक्षी को हम वीवर पक्षी के नाम से भी जानते हैं। वीवर पक्षी में नर वीवर घोंसला बनाता है और मादा वीवर घोंसले को चुनती है और उसमें अपने अंडे देती है। अब आइए दोस्तों सीडीपी के 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बी एवं डी तथा सा और वाज में अंतर न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित है। अगर बच्चे बी के बजाय डी पढ़ रहे हैं, डी को बी पढ़ रहे हैं, बी को डी पढ़ रहे हैं, सा को वाज पढ़ रहे हैं, वाज को सा पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो वह किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित है वह बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बच्चा बी और डी में नहीं अंतर कर पा रहा है, सा और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो यह ग्रसित है डिसलेक्सिया से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? यह एक पठन विकार है। अब और वहीं पर अगर डिस्ग्राफिया को हम देखते हैं तो डिस्ग्राफिया जो है वह लेखन विकार है। और अफेजिया की बात करें तो अफेजिया भाषा विकार है। दूसरा प्रश्न है सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है या आशा रख रहा है कि हमें सभी एक जैसा ही उत्तर दें, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, यह बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, यह बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति प्रोत्साहित करेगा, सी कह रहा है बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे, डी कह रहा है बच्चों को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक शिक्षक या शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से एक ही उत्तर प्राप्त करने पर जोर दे रहा है कि एक ही उत्तर हमें प्राप्त हो सभी बच्चों से, तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि बच्चों को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर एनसीएफ की बात करें कि एनसीएफ कब आया, तो एनसीएफ 2005 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष यशपाल जी थे। एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ एक दस्तावेज है जो शिक्षा के क्षेत्र में नई चीजें शैक्षिक रूप में करता है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसकी सदस्यों की संख्या 35 थी और अध्याय की अगर बात करें तो इसके अध्याय 5 थे। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से क्या है। आपके ऑप्शन हैं उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, या बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं होने देते हैं। डी कह रहा है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप चौथे प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वह पक्षपाती हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है एक कक्ष में शिक्षार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों या अन्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण विधि क्या कहलाती है। यह शिक्षण विधि क्या है, यह क्या तरीका है कि दोस्तों अगर हम विद्यार्थियों को कुछ न बताएं
उन्हें थोड़ा शिक्षक के माध्यम से हिंट दिया जाए कि यह प्रश्न कैसे हल किया जाएगा, तो यह कौन सी शिक्षण विधि हो सकती है। आपके ऑप्शन हैं प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समाधान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। छठा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। आपके ऑप्शन हैं शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया, डी कह रहा है कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाले पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु यह नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की बात करें तो यह इस ओर इंगित करती है, इस ओर संकेत करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव किया करते हैं, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बच्चा सक्रिय रहता है, जहाँ पर वह अनुभव करता है कि उसके अनुरूप विद्यालय का कार्यक्रम है। सातवां प्रश्न है, अभिवृत्ति है। तो दोस्तों अभिवृत्ति क्या है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। सी कह रहा है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण ज्ञान व कौशल से सीखा जाता है। डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम देखें तो अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति ये होती है जो कि एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, यही अभिवृत्ति होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो दोस्तों कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, कोई लंबाई में अलग होता है तो कोई बुद्धि में अलग होता है, तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लिंग में विभिन्नता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग में विभिन्नता से न तो हम बुद्धि को बांट सकते हैं और न ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बांटा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। आपके ऑप्शन है बहरे को, अंधे को, गूंगे को या फिर विकलांग को। तो दोस्तों ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंधे को। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम ब्रेल लिपि दिवस की बात करें तो ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है, तो ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल जो कि फ्रांस के निवासी हैं इनके द्वारा किया गया। और कब यह खोजा गया, तो 1824 में इसको खोजा गया। और दोस्तों प्रारंभ में यह 12 बिंदुओं पर आधारित था, लेकिन वर्तमान में यह 6 बिंदुओं पर आधारित है, यह आपको याद रखना है। 10वां और लास्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी ... हैं। आपके ऑप्शन है अपसारी चिंतक, अब बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक। तो दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपसारी चिंतक का अर्थ ये होता है कि अगर आप बच्चों से कोई सवाल पूछे, अगर वह प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है तो आपके एक सवाल के कई उत्तर वह आपको दे सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने
10-10 क्वेश्चन तीनों विषयों के किए हैं। आपका कितना स्कोर बन रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे और भी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।